नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 10। पिछले भाग में आपने सुना, झांसी के बाजारों में भविष्य को लेकर चर्चा थी। कितनी ही बातें हों, पर सबको एक यकीन था कि उनकी रानी के रहते झांसी को अंग्रेजों के हाथों नहीं दिया जाएगा। अपनी रानी के लिए सब प्राण देने को भी तैयार थे। बाजार से पीर अली ने सब समाचार अली बहादुर को दिया और अली बहादुर ने एलिस को। राजा की मृत्यु के बाद रानी के नियम में पूजा, घुड़सवारी, तीरंदाजी, दोनों हाथों से तलवार भांजना, बंदूक से निशाना लगाना, मलखंब, कुश्ती के साथ साथ नगर से आने वाली स्त्रियों को यह सब सिखाना शामिल हो गया था। समय की पाबंदी के साथ कथा वार्ता, भगवत गीता का सुनना, आगंतुकों से भेंट इत्यादि बहुत कुछ दिनचर्या में शामिल हो गया था। रानी ने कई महीने इंतजार के बाद मोरोपंत, नाना की सहमति और एलिस और मालकम के द्वारा डलहौजी को एक और खरीदा भेजा, जिसके जवाब में डलहौजी ने रानी की अर्जी अस्वीकृत कर दी। अस्वीकृति एलिस द्वारा रानी के दीवान खास में सुनाई गई, जिसके बाद वहां असंतोष और दुख की लहर दिखाई दी। रानी ने एलिस के सामने घोषणा कर दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और मुझे वृत्ति भी नहीं चाहिए। लेकिन बाद में चाणक्य नीति से काम लेते हुए रानी ने एलिस को वृत्ति स्वीकृति का संदेश भिजवाने का निश्चय किया और इसके साथ सावधानी पूर्वक अपने काम पर लगे रहने का निर्णय। अब आगे। झांसी की जनता के क्षोभ का समाचार एलिस को मिल गया। उसने अपने मन में एक सामंजस्य स्थिर किया और उसके अनुसार मालकम को लिखा। मालकम ने गवर्नर जनरल की सिफारिश की। रानी लक्ष्मीबाई को आजीवन 5,000 रुपये दिए जावें और नगर वाला राजमहल उनकी संपत्ति समझी जाकर उन्हीं को दे दिया जाए। रानी या उनके नौकरों पर ब्रिटिश अदालतों की सत्ता न रहे। अपने नौकरों के अपराधों का वे स्वयं न्याय करें। राजा का निज का धन रियासत के लेन देन का हिसाब करके जो बाकी बचा रहे और राज्य के सब जवाहरात रानी को दे दिए जावें। राजा और रानी के नातेदारों की एक सूची बनाई जाए और उन लोगों के निर्वाह की व्यवस्था कर दी जाए। डलहौजी ने ये सिफारिशें स्वीकार की, केवल एक बात नहीं मानी, वह यह कि राजा की निज की संपत्ति और रियासत के जवाहिरात रानी के हों। उसने तय किया कि दामोदर राव के होंगे, क्योंकि यद्यपि वह राज्य का अधिकारी नहीं है, मगर हिंदू शास्त्र के अनुसार गंगाधर राव की निजी संपत्ति का अधिकारी अवश्य है। डलहौजी ने यह आज्ञा 25 मार्च सन 1854 को दी और तदनुसार पॉलिटिकल एजेंट ने झांसी के खजाने से 6 लाख रुपए निकालकर दामोदर राव के नाम से अंग्रेजी खजाने में जमा कर दिए और निश्चय किया कि दामोदर राव को बालिग होने पर ब्याज समेत लौटा दिए जाएंगे। रियासत के सब जवाहिरात और सोने चांदी के आभूषण इत्यादि दामोदर राव हेतु रानी के अधीन कर दिए। ईमान और राजनीति दोनों की परस्पर निभा दी। अब अंग्रेजी बेलन अपरिहार्य और अनवरत गति से चला। सबसे पहले जो हुआ वह रानी से किले का खाली कराना था। किले से एक बड़ी सुरंग हाथी खाने को और वहां से शहर वाले महल को गई थी। रानी ने इसके द्वार को मुंदवा दिया और वह किले से शहर वाले महल में सहेलियों सहित चली आईं। अंग्रेजी पलटन ने किले पर कब्जा कर लिया। उसके अंग्रेज अफसरों ने रात को कबाब शराब से जश्न मनाया। पलटन के बहुत से हिंदुस्तानी सिपाही आंसू बहाते हुए सोए। दूसरे दिन बहुत सा रियासती फौजी सामान नष्ट किया गया और बड़ी बड़ी तोपों को निरुपयोगी कर डाला गया। झांसी राज्य की संपूर्ण सेना एक कलम बर्खास्त कर दी गई। उनको 6-6 महीने का वेतन देने की उदारता जरूर की गई। सिपाही वेतन लेकर महल के सामने से निकले। वे रानी का एक अंतिम दर्शन लेना चाहते थे। रानी झरोखे पर पर्दे के पीछे आ गई। सिपाही आंसू बहाते जाते थे।
और रानी माता कहते हुए उनको प्रणाम करते चले जाते थे। रानी पर्दे के बाहर केवल अपने जुड़े हुए हाथों नमस्कार करती चली जाती थी। रानी ने सिपाहियों के आंसू देखकर भी अपने आंसू किसी आश्चर्यपूर्ण क्रिया से रोके। 6-6 मास वाले वेतन की उदारता केवल सिपाहियों तक सीमित रही। बाकी सब रियासती नौकर खाली जेब घर चले गए। जिसको पटवारगिरी और कानून गोई से पेट भरना था, उनकी अर्जियां जल्दी जल्दी मंजूर करा ली गईं। एक दिन बख्शीश अली झांसी नगर के सब फाटकों का फाटकदार था और रियासती कर्मचारियों में उसका बहुत ऊंचा स्थान था। उसको झांसी के जेल की दरोगाई मिल गई। लगभग सब जागीरदार खत्म कर दिए गए। केवल गुरसराय, कटेरा और गुसाइयों की जागीरें बच रही। वे इसलिए कि बेलन के नीचे कुछ कड़े कंकड़ बच ही जाते हैं। छोटे जागीरदारों में आनंद राय भी था। उसके पास ताम्रपत्र थे, छीन ले गए और बदले में कागज पर नकलें दे दी गई। औरों की तरह आनंद राय से भी पूछा गया, नौकरी करोगे? कौन सी? पटवारगिरी। नहीं कर सकूंगा, खेती से पेट पालूंगा। नायब थानेदारी करोगे? कर लूंगा। जहां सैकड़ों और सहस्त्रों की तादाद में जनता के पढ़े लिखे लोग रियासत में थोड़ा वेतन भी पाकर अपनी गुजर करते थे, वहां रियासत के केवल थोड़े से ऊंचे कर्मचारी और छोटे छोटे जागीरदार अंग्रेजी राज्य में छोटे छोटे से पदों पर कुछ अधिक वेतन देकर नियुक्त कर दिए गए। बाकी बड़े बड़े पदों पर मोटा वेतन पाने वाले थोड़े से अंग्रेज मुकर्रर हो गए। ठीक तो है, राजा की जगह अंग्रेज कमिश्नर, 1 दर्जन दीवानों की जगह 1 डिप्टी कमिश्नर और 2-3 अंग्रेज परगना हाकिम। सहस्त्रों सिपाहियों की जगह 200-300 अंग्रेज सैनिक। दरबार समाप्त। कवि, चित्रकार, घुरपदिये, सितारिये, नर्तकियां, नर्तक, साठमार, कारीगरी, सब की विदा। उनकी जगह क्लब, डाक बंगला और ऊंचे नीचे छोटे बड़े सब हिंदुस्तानियों का अनिवार्य माथा टेको सलाम। वह भी अर्दली को हक दस्तूर दो। जूते उतार कर साहब की विलायती प्रतिमा के सामने नतमस्तक जाओ, तब नसीब। कोरी, करघे, कपड़े सब गायब। केवल एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया जारी, गंगा जी के किनारों से चांदी सोने का शोषण करना और थेम्स के किनारों पर निचोड़ देना। हिंदुस्तान उस ओर चलाया जाने लगा जिसको आजकल की भाषा में और अकबर इलाहाबादी के शब्दों में कह सकते हैं, महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें अपनी, बाकी उनका। झांसी प्रदेश के अनेक लोग रानी के पास प्रणाम करने जाते थे और पूछते थे, सरकार की आज्ञा हो तो अंग्रेजों की नौकरी कर लें? रानी उत्तर दिलवाया करती थी, कर लो, परंतु इस बात को मत भूलना कि कभी झांसी राज्य में तुम्हारा कोई स्थान था। सेठ साहूकारों के उल्हानों के मारे रानी हैरान थी। कोई कुछ कह जाता, कोई कुछ। आप कुछ उपाय क्यों नहीं करती? विलायत खरीदा भेजिए। झांसी को यूं ही तो अंग्रेजों के हाथ में नहीं चला जाने देना चाहिए। हम लोगों से जितना रुपया चाहिए हो लीजिए और मुकदमा लड़िए। हम लोग साहबों के बंगलों पर सलाम करने नहीं जाना चाहते, इसीलिए कम से कम शहर तो अपने अधिकार में लीजिए। हमारा सारा व्यापार ठप हो गया। राज दरबार सरदार कोई नहीं रहे। अब हमको कोई नहीं पूछता। किसानों के ऊपर जो लगान रियासत में कायम था, वह पूरा कभी वसूल नहीं हो पाता था। कभी आधा, कभी परधा, और वह भी प्राय अन्न के रूप में। अब कागजों में लगान कम हुआ, परंतु जितना लिखा गया उसमें से वसूली कौड़ी कम की नहीं की गई। और सब सिक्कों में। भूमि का स्वामी राजा पुस्तकों में अवश्य था, परंतु नित्य के जीवन में किसान को अपनी भूमि किसी को भी देने का अधिकार था। अंग्रेजी राज्य में वसूली करने के लिए पहले पहल हर गांव में ठेकेदार नियुक्त किए गए। फिर इन्हीं को जिम्मेदारियां अता कर दी गईं। इस श्रेणी के खड़े कर देने से किसान नीचे धसक गए। भूमि के ऊपर उनका जो अधिकार था, वह थोड़े से जमींदारों के हाथ में पहुंच गया। इन दोनों श्रेणियों के बीच के व्यवधान को संतुलित रखने के लिए अथवा जमींदार किसान संघर्ष में किसान अभी सिर न उठा पावे, इसके लिए साहब
साहब की कचहरी और साहब का बंगला उद्भूत हुए। रह गई ग्राम पंचायतें, सो उनके हाथ में केवल जात पात के झगड़े निपटाने का हथकंडा रह गया। बाकी सारी शक्ति सौतिया ढा रखने वाली अंग्रेजी अदालत के इजलास में चली गई। इंग्लैंड के कुछ आत्मनिष्ठ पुरुषों ने प्रतिवाद किए, परंतु इन प्रतिवादों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इंग्लैंड सामंत युग को लांघ कर मध्यम वर्ग के नेतृत्व में आ चुका था। फ्रांस की क्रांति से घृणा करते हुए भी इंग्लैंड के मध्यम वर्ग ने फ्रांस क्रांति के 3 मोहक शब्द न्याय, समता और भाईचारा अपने साहित्य में सोख लिए। इंग्लैंड की तत्कालीन राजनीति भी प्रभावित हुई। मध्यम वर्ग के एडमंड बर्क, शेरिडन इत्यादि ने सिंहनाद किया। राजनीति के अमर सिद्धांत प्रकट हुए। मध्यम वर्ग दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ा और इंग्लैंड का अधिकार क्षेत्र उसने अपने हाथ में कर लिया। अधिकार हाथ में आते ही दायित्व ने उदारता को पीस डाला, क्योंकि निम्न वर्ग की असंख्य जनता उस अधिकार ससर्ग से दूर थी जो मध्यम वर्ग उदार स्वरों में ऊंची राजनीति के राग अलापा करता था। वह हर कदम पर हाँ ना के सिर हिलाने लगा। मध्यम वर्ग के उदार वृत्ति वाले जो लोग अधिकार क्षेत्र से बाहर थे और प्रयत्न करने पर भी जो उस क्षेत्र में नहीं घुस पाते थे, उनकी कौन सुनता था। रानी ने विलायत को अपील भेजी, उसका कभी जवाब ही नहीं मिला। पार्लियामेंट में भी थोड़ी सी बहस हुई। एक मेंबर ने कंपनी के डायरेक्टरों को पुराना मत उद्धृत किया, अपने इलाके को और अधिक बढ़ाना बुद्धिमानी का काम नहीं है। राज्य विस्तार की नीति संकटपूर्ण है और ब्रिटिश जाति की भावना, प्रतिष्ठा और नीति के प्रतिकूल है। उस मेंबर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के न्याय की भी दुहाई दी। उस मेंबर के वाक चातुर्य की तारीफ हुई और बुद्धि की निंदा। 2 अगस्त 1854 को अपनी सब पूर्व प्रतिज्ञाओं का विस्मरण करके ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को अंग्रेजी इलाके में मिला लेने की मुहर लगा दी। गवर्नर जनरल की हुई कार्रवाई मंजूर कर ली गई। चुक्की चौधरी, मगन गंधी, लाला श्याम, झम्मी और भग्गी दाऊजू, पूरन कोरी और छंदी चमार इत्यादि सब अपनी विगत स्वतंत्रता की ओर हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए। झलकारी कोरिन के वस्त्राभूषणों की चटक चली गई। अंग्रेजी क्लब घर के सामने वाले मैदान की धूप साफ कराई जा रही थी। धूप में मजदूर हांफ हांफ कर काम कर रहे थे। मजदूरों का मुखिया खड़े खड़े काम का ढंग बतला रहा था। एलिस चाहता था कि काम ज्यादा जल्दी हो। संध्या के पहले ही कमिश्नर स्कीन, डिप्टी कमिश्नर गार्डन और फौजी अफसर कप्तान डनलप इत्यादि की बैठक होनी थी। कुछ फल फलारी की भी योजना थी। झांसी को कमिश्नरी शासन का गौरव प्राप्त हुआ। इसमें कई जिले शामिल कर दिए गए। झांसी का एक अलग जिला बना। इस झांसी जिले का पहला डिप्टी कमिश्नर कप्तान गार्डन हुआ, जो गंगाधर राव की चिरौरी किया करता था। मैदान की सफाई करने वाले मजदूर जरा ढीले पड़ जा रहे थे। एलिस को क्षोभ हुआ। उसने मजदूरों के मुखिया को डांटा। मुखिया ने कहा, ये मुफ्तखोर हैं हुजूर, डर के मारे मैंने अभी तक इनकी मारपीट नहीं की, अब हड्डी पसली तोड़ता हूं। एलिस बोला, मैं इस समय हड्डी पसली तोड़ना पसंद नहीं करता, मगर इनसे काम लो, काफी पैसा दिया जाता है। जब रियासत थी तब तो इनको मुफ्त में काम करना पड़ता था। एलिस बंगले में चला गया। मुखिया ने सोचा, रियासत में काम मुफ्त में करते थे तो रियायतें भी बहुत पाए हुए थे। लड़की लड़के के ब्याह के समय देखें अब कौन इन लोगों की मदद करता है। चिल्लाकर मजदूरों का काम करने के लिए संबोधन करने लगा। पास जाकर उनसे कहा, अब रियासत नहीं है, अंग्रेजी करकरा उठी है। ठिकाने से काम करो, नहीं तो खाल टूटती फिरेगी। मजदूरों ने कुड़कुड़ाते हुए कहा, न हमें रियासत जागीर लगाए थी और न अंग्रेज लगा देंगे। जितना खो देंगे उतना पी पाएंगे। पर यह जरूर है कि अपना अपना ही है। अपने को मार खाते थे तो उनसे लड़ भी जाते थे, इन लोगों से तो कुछ कह भी नहीं सकते। मुखिया ने मना किया, झंझट की बात मत करो, साहब अपनी भाषा खूब समझता है, सुन लेगा तो तुम्हारी और हमारी जान ले लेगा।
मजदूर संध्या के पहले ही काम समाप्त करके अपनी मजदूरी लेकर चले गए। ठीक समय पर अंग्रेज अफसरों की बैठक हुई। खान पान के साथ ही कामकाज की बात जारी रही। एलिस, मुझको अंदेशा था कि कहीं झांसी की जनता हटाए हुए रियासती सिपाहियों को भड़काकर दंगा ना करवा दे। डनलप, हमारी पलटनें तैयार थीं। स्कीन, बंदोबस्त अच्छा था। गार्डन, मैंने सुना है वे सब रानी के पास गए थे। एलिस, स्वाभाविक है। गार्डन, परंतु रानी ने उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। समझदार स्त्री है। स्कीन, मुझको उस स्त्री पर अचरज होता है। सुनता हूं ऐसी घुड़सवार है कि पुरुष दांतों तले उंगली दबाते हैं। गार्डन, हिंदुस्तानी कसरतें खूबी के साथ करती है। एलिस, मुझे शंका थी कि कहीं सती होने की कोशिश न करे। मैं गंगाधर राव के दाह के समय कप्तान मार्टिन को ससैन्य ले गया था। गार्डन, मैं उन दिनों यहाँ न था। स्कीन, इस प्रदेश के लोग शांति प्रिय और कानून भक्त हैं। यहाँ पहले 2 बार सरकारी अमल रह चुका है, इसीलिए हमारा शासन पसंद करते हैं। न मालूम इस रियासत के सड़े और गंदे वातावरण में यहाँ की जनता कैसे सांस लेती रही। एलिस, ओह, यह पूर्व है। जनता में मानो जान ही नहीं। मध्यम वर्ग यहाँ नाम मात्र को भी नहीं है। राजा जनता के भेड़िया घसान को डंडे के सिरे से हाँकते रहते हैं। डनलप, हमारा शासन उनको कानून और न्याय देगा। व्यवस्थित शासन में ये लोग समृद्ध और सुखी होंगे। स्कीन, यहाँ के बड़े लोगों को अपने पास बुलाते रहना चाहिए। वे लोग जन समाज के मुखिया हैं। इनको हाथ में रखने से शासन में विघ्न बाधा उपस्थित न होगी और जिन लोगों के मन में रियासत की भावनाओं का पक्षपात होगा वे भी बिल्कुल ढल जाएंगे। गार्डन, ठीक है, हम लोग उनको जागीरें नहीं दे सकते, लेकिन उपाधियां दे सकते हैं। वे उपाधियों को काफी बड़ा पुरस्कार समझेंगे। स्कीन, अली बहादुर नवाब यहाँ का बड़ा आदमी है, विश्वसनीय है, मुझसे मिला है, बहुत शिष्ट है। उसको बराबर मुलाकात देना चाहिए। एलिस, मैंने चार्ज हवाला करते समय गार्डन को समझा दिया है। नवाब अली बहादुर अपनी पेंशन बढ़वाना चाहता है। यह नहीं हो सकता। उसे साफ कहना होगा, मगर उसको नवाब की उपाधि आजीवन दी जा सकती है। गार्डन, मैंने उसकी हवेली वापस कर दी है। वह बहुत कृतज्ञ है। स्कीन, ठीक किया। अगर उसके कोई लड़का हो तो तहसीलदार बना दिया जावे। एलिस, लड़का तो है, किंतु वह उससे नौकरी नहीं कराना चाहता। स्कीन, क्यों? हमारे तहसीलदार को बहुत अख्तियार हैं। हम तहसीलदारों को कुर्सी देते हैं, उनको जूता पहने दफ्तर में आने देते हैं। गार्डन, हाँ, इस बात में काले आदमी बड़ा गौरव देखते हैं। स्कीन, बनियों महाजनों को भी बुलाना चाहिए। इन लोगों के ब्याज का जनता पर बहुत असर चलता है। व्यापार और रोजगार का अब बहुत अच्छा सुविधा हो गया है। यहाँ से लेकर बंबई तक बेखटके माल आ जा सकता है। उनको विलायत का माल शहर और देहातों में बेचने से बहुत मुनाफा मिल सकता है। थोड़े दिन में मालामाल हो जाएंगे। एलिस, आज मैंने उनमें से खास खास को बुलवाया है। नवाब अली बहादुर को इशारा कर दिया था। स्कीन, मुझको मालूम है, गार्डन ने बतलाया था। उनसे कहना चाहिए कि झांसी में रेल भी किसी दिन आ जाएगी और महीनों की यात्रा दिनों में हो जाया करेगी। रेल के जरिए ये लोग सहज ही अपने तीर्थों को दर्शन के लिए जा सकते हैं। एलिस, कुछ स्कूल खोलना पड़ेंगे। स्कीन, वह पीछे देखा जाएगा। फिलहाल अस्पतालों और अच्छी सड़कों की चिंता करनी होगी। गार्डन, लेकिन मन चाहे सरकारी नौकर हिंदुस्तानियों में तभी इस जिले में मिल सकेंगे जब उन्हें हमारी शिक्षा मिल जाए। स्कीन, हाँ, कुछ दिनों बाद बाबुओं की जरूरत पड़ेगी। गार्डन, परंतु केवल बाबू वर्ग उत्पन्न करने के लायक शिक्षा देने की नीति तो पूरा पूरा स्वीकृत नहीं किया गया है। स्कीन, हाँ, वह बात कलकत्ता, मद्रास, आगरा इत्यादि के लिए है। झांसी सरीखी पिछड़ी हुई जगह और बुंदेलखंड से वन खंड के लिए नहीं है। यहाँ तो जो स्कूल खोला जाए
उसे मिडिल से आगे मत ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तानी छोकरे एडमंड डर्क की मदिरा पीकर मतवाले हो जाएं। एलिस, तजुर्बा गार्डन को सब सिखला देगा। सोने की मोटी साकल से ठगी हुई घड़ी को स्कीन ने जेब से निकाला। समय देखकर बोला, एलिस, तुम्हारी मुलाकाती अभी नहीं आए हैं, समय हो गया है। एलिस ने कहा, इन लोगों के धर्म में सब कुछ अनंत है, इसलिए समय की पाबंदी को महत्व नहीं देते। उठकर एक तरफ गया, लौटकर आकर बोला, आ गए हैं। मैंने झांक कर देखा। पूरा पूर्वीय ठाठ है, पगड़ी, पगड़, फेटे, दुपट्टे, हाथों, गलों और पैरों तक में जेवर। गार्डन ने राजसी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने दरबारों में यह सब ठाठ देखा है। स्कीन, यह भी दरबार है गार्डन, डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर का दरबार। सब अंग्रेज हंसे। स्कीन बोला, हम लोग जाते हैं, एलिस और डनलप के सिवाय और किसी की जरूरत नहीं। स्कीन इत्यादि गए। एलिस वाली कोठी में एक कमरा लंबा चौड़ा था, उसी में दरबार की योजना की गई थी। एक ऊंचे चबूतरे पर भी एक और छोटा सा चबूतरा था, उस पर 2 कुर्सियां थी। उन पर एलिस और गार्डन जा बैठे। नीचे वाले चबूतरे पर आमने सामने 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक पर डनलप बैठ गया, दूसरी खाली थी। चबूतरे के नीचे एलिस का पेशकार खड़ा था। थोड़ी देर में बस्ती के आदमी, सेठ, साहूकार इत्यादि आए और प्रणाम कर करके खड़े हो गए। उनमें नवाब अली बहादुर भी थे। एलिस ने पेशकार को इशारा किया। वह नवाब अली बहादुर को चबूतरे के पास लिवा लाया। उन्होंने फिर झुककर प्रणाम किया। एलिस ने उनको नीचे वाले चबूतरे की खाली कुर्सी पर बिठला दिया। नवाब साहब की बाँछें खिल गई। पेशकार ने बस्ती के सब लोगों को फर्श पर लगी हुई कुर्सियों पर बिठलाया। सन्नाटा छा गया। एलिस खड़े होकर बोले, हमने अपना काम कप्तान गार्डन साहब बहादुर को सौंप दिया है। कमिश्नर साहब बहादुर अभी हम लोगों को हुक्म दे गए हैं कि आप लोगों की और प्रजा की भलाई पर खूब ध्यान दिया जाए। आप लोगों की कुशल क्षेम हम लोगों की चिंता का दिन रात कारण रहेगा। खूब बेखटके रोजगार करिए। यहां से बंबई तक का अमन चैन कायम है। चोर उचक्कों को कुचलने के लिए हमारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने अपने धर्म का पालन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर जैसे चाहे करिए। हमको उससे कोई सारोकार नहीं। हालांकि हम समझते हैं कि हमारा ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। बहुत जल्दी मदरसे खोले जाएंगे। आपकी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी, जिससे आप लोगों की संतान विलायत की अच्छी बातों को भी जान सके। अच्छे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को बड़ी बड़ी नौकरियां दी जाएंगी, जिससे आप लोग शासन में हाथ बटा सकें। अदालतें कायम कर दी गई हैं। सब लोग बिना संकोच के इन अदालतों में अपनी फरियाद पेश कर सकते हैं। न्याय किया जाएगा। किसी के साथ रियायत न की जाएगी। अपराधियों को जो दंड दिए जाएंगे वे कठोर होते हुए भी अमानुषिक नहीं होंगे। किसी का भी हाथ पैर नहीं कटवाया जा सकेगा। किसी को भी बिच्छुओं से नहीं कटवाया जा सकेगा। आप लोग सुखी हों, हम अंग्रेज केवल यही चाहते हैं। आप लोगों में से किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। एलिस बैठ गया। झांसी के उपस्थित लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक साहूकार मगनगंधी बोला, हुजूर से हमको केवल एक विनती करनी है। हमारे देश में पहले कभी गाय नहीं काटी गई। मुसलमान बादशाहों ने भी कभी इस बात को नहीं होने दिया। आपकी अमलदारी होते ही इसका आरंभ हो गया। इसको बंद कर देना चाहिए। आप शक्तिशाली हैं। एलिस ने बैठे बैठे ही कहा, आपकी बस्ती में तो यह जानवर नहीं काटा जाता, केवल छावनी में खाने वालों के लिए विवश होकर ऐसा किया जाता है। मगनगंधी बैठ गया। उसने अपनी आंख का एक आंसू पोंछा। एलिस ने धीरे से गार्डन से कहा, सेंटिमेंटल फूल। अली बहादुर ने एलिस और गार्डन की ओर ताका, जैसे कुछ कहना चाहते हों। उन्होंने अनुमति दी। अली बहादुर बोले, हम लोग
परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि महान कंपनी सरकार का राज्य हो गया है। हमारे हाकिम बहुत नेक हैं, शहर और इलाके का बहुत अच्छा बेमिसाल बंदोबस्त कर रहे हैं। सब लोग चैन से अपने घर सोते हैं। चोर उठाई गिरे लापता हो गए हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं। अब मदरसे और पाठशालाएं खुलेंगी। सारा देश झकाझक हो जाएगा। आप लोगों का व्यापार बढ़ेगा और आप मालामाल हो जाएंगे। अली बहादुर बैठ गए। पीछे की कुर्सी पर बैठा हुआ एक सेठ हंसना चाहता था, परंतु उसकी हंसी मुस्कुराहट में परिवर्तित हो गई। एलिस और गार्डन ने देख लिया। गार्डन ने दरबार को समाप्त करने के लिए धीरे से अनुरोध किया। एलिस ने दरबार समाप्त किया। यह पूर्वीय दरबार इत्रपान की अनुपस्थिति से विशिष्ट था। सेठ साहूकार कोरे कोरे फीके घर लौट आए। सब लोगों के चले जाने पर एलिस ने गार्डन से कहा, स्कीन की मार्फत आज की कार्रवाई की सूचना लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आगरा भेज देना। अली बहादुर चतुर और प्रभावशाली आदमी हैं। इसको हाथ में रखना। ठाकुर मुश्किल में दबेंगे, परंतु उनको दबाना है अवश्य। यदि इनकी जाति के कुछ लोगों को पुलिस का थानेदार बना सको तो अच्छा होगा। रानी अगर बुलाए तो चले जाना, परंतु उसको कोई वचन न देना, क्योंकि उसके मामले में अब और कुछ नहीं हो सकता। मदरसों के खोलने की जल्दी मत करना। नौकरियां देने में हिंदू मुसलमानों का लाभकारी समीकरण रखना और यथाशक्ति दोनों को उनके अलग अलग हक समझाते रहना। गार्डन बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं। मैंने शिक्षा नीति के संबंध में जो बात कही थी वह केवल यह देखने को कि स्कीन कितने गहरे पानी में है। एलिस, स्कीन खुर्राट है रे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।